नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की दुनिया में एक डीप डाइव लगाने वाले हैं। अगर आप एक नए साइकोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो ये विश्लेषण आपके लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल गाइड का काम करेगा। तो चलिए बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। सोचिए, हम सभी को कभी ना कभी रोजमर्रा का स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है ना? लेकिन एक आम रिएक्शन और एक सीरियस क्लिनिकल डिसऑर्डर के बीच आखिर लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? यही वो बारीक अंतर है जिसे एक प्रोफेशनल को समझना होता है, और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के इतिहास से, फिर एबनॉर्मल और क्लिनिकल फील्ड्स का अंतर समझेंगे। इसके बाद प्रोफेशनल रोल्स, असेसमेंट टूल्स और कुछ मेजर थेरेपी मॉडल्स पर बात करेंगे, और आखिर में एंग्जाइटी और साइकोसिस के ट्रीटमेंट्स को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी की रूट्स यानी इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण ठोस एकेडमिक लिटरेचर पर आधारित है। खास तौर पर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क्स का हम रेफरेंस ले रहे हैं, जो इस फील्ड के साइंटिफिक बेस को समझने के लिए एक शानदार रिसोर्स है। अगर हम इस फील्ड की टाइमलाइन देखें तो ये सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है। 1896 में लाइटनर विटमर ने अमेरिका में पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिक शुरू किया था। और अगर हम अपने देश की बात करें तो ये महत्वपूर्ण सफ़र 1915 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। फिर 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनी, और 1947 में शेको रिपोर्ट ने क्लिनिकल ट्रेनिंग को पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज कर दिया। वेस्टर्न माइलस्टोन्स और भारत के विकास आपस में काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल सवाल पर। क्लिनिकल और एबनॉर्मल फील्ड्स में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, इन दोनों के बीच एक बहुत क्लियर लाइन है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का फोकस मूल रूप से थ्योरेटिकल होता है। यहाँ असामान्य व्यवहार के लक्षणों, उनके कारणों और नियमों की व्यापक स्टडी होती है। लेकिन दूसरी तरफ है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसका फोकस पूरी तरह से अप्लाइड है। यानी यहाँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का उपयोग करके एक इंडिविजुअल पेशेंट की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और ट्रीट किया जाता है। एक थ्योरी है तो दूसरा उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब सवाल उठता है कि इस फील्ड में प्रोफेशनली एंटर करने के लिए ट्रेनिंग और रोल्स क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रेनिंग के दो मेजर मॉडल्स हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला है साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल। इसमें साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल्स के बैलेंस पर बहुत जोर दिया जाता है। इसमें आमतौर पर 4 साल की पीएचडी और तीसरे साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। दूसरा है प्रोफेशनल मॉडल, जो 1965 की शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद इवॉल्व हुआ। ये साइडी डिग्री की तरफ ले जाता है, जहां पूरा फोकस सीधे तौर पर क्लिनिकल एप्लीकेशन पर ही होता है। और एक बार जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं तो एक मेंटल हॉस्पिटल में आपका दिन कैसा दिखता है? ये काफ़ी एक्शन पैक्ड होता है। आप साइकोथेरेपी और बिहेवियर मॉडिफिकेशन कंडक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल और इंटेलिजेंस टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, और हाँ, मरीजों के डिटेल्ड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कंटिन्यूअस रिसर्च करना, नए स्टूडेंट्स को गाइड करना और दवाइयों के लिए साइकाट्रिस्ट के साथ मिलकर काम करना, ये सब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बिजी डेली रूटीन का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल असेसमेंट टूल किट की तरफ। किसी भी पेशेंट के इनटेक प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। ये शुरू होता है एक ब्रॉड क्लिनिकल इंटरव्यू से, फिर आती है केस हिस्ट्री, जहां जन्म से लेकर वर्तमान तक पेशेंट की लाइफ का पूरा ग्राफ समझा जाता है, और अंत में होता है एक हाईली स्पेसिफिक टेस्ट जिसे मेंटल स्टेटस एग्जाम कहते हैं। इस मेंटल स्टेटस एग्जाम के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्लिनिशियंस बहुत ही बारीकी से पेशेंट की करंट स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उनका अपीयरेंस और बिहेवियर कैसा है, उनकी स्पीच और थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है, उनका अटेंशन, उनके परसेप्शंस, जिसकी मदद से हैलुसिनेशंस चेक किए जाते हैं, और किसी भी तरह के ऑब्सेशंस या कंपल्शंस को बहुत ही एक्यूरेटली असेस किया जाता है। डायग्नोसिस को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्टैंडर्डाइज्ड रखने के लिए इंटरनेशनली कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, जैसे DSM-5 और ICD-10। ये कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं हैं, बल्कि साइंटिफिक कंसेंसस के हिसाब से कंटिन्यूअसली अपडेट होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज को एकदम एक्यूरेटली कैटेगराइज करते हैं। तो डायग्नोसिस हो गया। अब देखते हैं कोर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन मॉडल्स को, यानी इनका इलाज कैसे किया जाता है। अब यहाँ 3 मेजर थेरेपी मॉडल्स का कंपैरिजन बड़ा ही दिलचस्प है। साइको एनालिटिक मॉडल हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और दबी हुई इच्छाओं पर फोकस करता है, ताकि अंदरूनी स्ट्रगल्स को रिजॉल्व किया जा सके।
कॉग्निटिव बिहेवियरल या सीबीटी मॉडल सीधे तौर पर हमारे खराब थॉट पैटर्न्स और आदतों को टारगेट करता है ताकि व्यवहार बदला जा सके। और तीसरा एग्जिस्टेंशियल या क्लाइंट सेंटर्ड मॉडल प्रेजेंट मोमेंट, सेल्फ वर्थ और लाइफ के मीनिंग पर जोर देता है। यानी हर मॉडल ह्यूमन माइंड के एक अलग एस्पेक्ट पर काम करता है। फाइनली आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, एंग्जाइटी और साइकोसिस का ट्रीटमेंट। जब बात आती है सिवियर फोबियाज की, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन नाम की एक बिहेवियर थेरेपी बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसमें पहले पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें उस डरावने स्टिमुलस से एक्सपोज किया जाता है। इसका मेन आइडिया यह है कि टाइम के साथ उस फियर रिस्पॉन्स को पूरी तरह खत्म किया जा सके। एंग्जाइटी कई अलग अलग रूपों में सामने आ सकती है, जैसे फोबियाज, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD, OCD या PTSD। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 15 से 16% हिस्सा कभी न कभी इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का सामना जरूर करता है। इतनी बड़ी संख्या ये साबित करती है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कितना क्रूशियल है। पर जहां एंग्जाइटी के लिए हम बिहेवियरल मॉडल्स यूज कर सकते हैं, वहीं सीजोफ्रेनिया और पैरानोया जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जैसे लक्षण होते हैं। इसीलिए इनके लिए एक बहुत ही केयरफुली स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान चाहिए होता है, जिसमें अक्सर मेडिकल प्रोफेशनल्स और साइकियाट्रिस्ट्स की पूरी टीम का कोलैबोरेशन जरूरी होता है। तो इस सब के बाद आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ते हैं। जैसे जैसे ये डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, क्लिनिशियंस की आने वाली जनरेशन मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के फ्यूचर को आखिर कैसे शेप करेगी? जो लोग इस फील्ड में नए कदम रख रहे हैं, उनके लिए आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।